हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार अपन बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए विज्ञान विषय के बारे में। और विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने इससे पहले के दो लेक्चर्स के अंदर ये समझा है कि जो फिजिक्स यानी कि जो भौतिकी वाला पोर्शन है सामान्य विज्ञान का, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और टॉपिक्स अपन ने पढ़ने शुरू किए थे। पहले लेक्चर में अपन ने मापन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अपने किसको, गति और विराम अवस्था को, कि गति की अवस्था क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, दूरी, चाल, समय, वेग, त्वरण, इनके बारे में अपन ने समझा था। और आज के लेक्चर के अंदर, और ये आज हमारी क्लास नंबर 3 है, इससे पहले की क्लासेस सर कहाँ मिलेगी, तो आज से पहले की जितनी भी क्लासें हैं वो आपको सभी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2023 के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप आराम से जाकर के उसको देख सकते हैं और उसमें से पर्टिकुलरली मतलब पूरा ऑर्डर में टॉपिक वाइज दे रखा है, तो उन्हें आप जो है टॉपिक वाइज ही नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी है। केवल और केवल वीडियो सुन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको पहले ही जो है ये चीजें बता दूं, झूठा आपको नहीं बताऊंगा कि हाँ भाई बस वीडियो देख लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमने इस सीरीज का नाम रखा है सफर सिलेक्शन का। और मैं प्रवीण सिंह अपने इंट्रोडक्शन में अगर बताऊं तो मैंने लैब असिस्टेंट, एलडीसी और पीटेट, आईआईटी जेई मेंस, आरआरबी, एएलपी, इस प्रकार के कुछ एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है। और इन्हीं एग्जामों को क्वालिफाई करने के बाद में जो मुझे नॉलेज प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग एलडीसी, लैब असिस्टेंट या सेकंड ग्रेड मैथ, फर्स्ट ग्रेड मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं या अपने बड़े भाई बहन को रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर करते हैं शुरू। और आज के लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे बेसिकली गति के नियमों के बारे में, क्योंकि विराम की अवस्था के अंतर्गत तो कुछ और करना ही नहीं है, बस वो विराम की अवस्था है तो है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं गति के बारे में। तो गति के अंदर ही अपने क्या आ जाता है, दूरी, विस्थापन, फिर चाल और वेग और त्वरण, ये सब अपन ने समझ लिया था। तो अब इन्हीं क्वांटिटीज का यूज करके जो गति के नियम आते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अपन बात करेंगे। तो न्यूटन के गति के नियम जो है बेसिकली कितने हैं, तो न्यूटन की गति के नियम दिए गए, इन्होंने मतलब अलग अलग प्रकार का जो आपके गतियां हो रही है उनके बारे में इन्होंने बताया था। और गति के इन्होंने टोटल 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं, जिनका नाम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कह दो, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक, हमें क्या नियम पूछा जाएगा कि ये नियम क्या कहता है। देखो, ऐसा तो क्वेश्चन पूछना रेयर चांस है, एक आध क्वेश्चन ही मतलब रेयर टू रेयर आया है जिसके अंदर ये बोला गया हो कि प्रथम नियम का स्टेटमेंट ये है, क्या ये सही है या गलत है, ऐसा इस टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं। पर ये जरूर है कि इनके जो एग्जाम्पल है, 7 7 8 8 एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाने वाला हूं, उन एग्जाम्पल में से 101% एक आध क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपको वैसे ही पता होगा, मैंने बता दिया था, मैथ और साइंस दोनों के मिलाकर 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके जो है इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन ही आ सकता है, ऐसा नहीं है 2 2 3 3 आ जाए। क्लियर। तो अब अपन बात करते हैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में। कितने नियम है, 3 नियम दिए गए थे। न्यूटन महोदय ने जो है ये गति के नियम दिए थे 1687 में। ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। 1687 ईस्वी के अंदर जो है न्यूटन ने अपनी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। उस प्रिंसिपिया बुक के अंदर जो है इन्होंने 3 नियम दिए थे। क्लियर। अब ये 3 नियम जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले
प्रथम नियम, या आप पूरा नाम लिखना चाहो तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही। इसको मैं थोड़ा सा यहां से शिफ्ट करता हूं। प्रॉपर तरीके से बढ़िया से नोट्स बनाना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। और एक बार जनरल साइंस पढ़ोगे उसके बाद में आगे आपको जो है कहीं पर भी किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये प्रथम नियम क्या कहता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। दूसरा, अगर वह वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। और तीसरा, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर वह उस अवस्था में नहीं रह सकती तो पहले वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, और इस विरोध को कहा जाता है जड़त्व, इनर्शिया। लेकिन फिर भी आपको पता ही है कि जिस चीज का विरोध होता है वो ऐसा तो है नहीं कि वो चीज हो ही ना, तो वो चीज हो ही जाती है। तो ऐसा ही आपके न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। प्रथम नियम यही कह रहा है गति की अवस्था है गति में रखो, विराम की अवस्था है विराम में रखो। अगर नहीं रख सकते तो फिर इसे जो है अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यह अपनी गति की अवस्था में जाने के लिए या विराम अवस्था में आने के लिए विरोध प्रदर्शन करती है, विरोध करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रथम नियम ये कहता है, या न्यूटन महोदय ने ये प्रतिपादित किया था, कि जब तक अपन किसी वस्तु पर बाहरी कोई ऐसा कारक नहीं लगाए जिसे वह वस्तु रुके या वह वस्तु चले, तब तक वह वस्तु उसी अवस्था में रह रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो है वो अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता, लेकिन जब उसके ऊपर बाहर से कोई कारक, कोई बाहर से फैक्टर उसके ऊपर प्रेशर डालेगा कि भाई तुझे अपनी स्थिति बदलनी होगी, तब वह मजबूरी में बदलेगी। और मजबूरी में कोई भी चीज की जाती है तो उसका विरोध तो मन में तो होता ही है ना। तो यही है प्रथम नियम, और कुछ भी नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, बढ़िया अच्छा खासा है ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। अब सपोज करिए एकदम से जो है कुछ हो जाए, या ये बंद हो जाए, या फिर आप लोग जो कहना लग जाए कि भाई हमें नहीं पढ़ना है, नहीं लगना है, परवीन सर हाय हाय, परवीन सर हाय हाय, ऐसे करने लग जाओ, तो बताइए क्या इस चीज का मैं विरोध नहीं करूंगा? है, करूंगा ना, क्योंकि मैं तो पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं और लगातार बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बार अगर मेरा कोई विरोध करेगा तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। मुझे लगेगा कि यार मेरे में कहीं ना कहीं या तो कुछ कमी आ गई, या फिर बच्चे जो है मेरा विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध जो हुआ, ये जो बाहरी कारक आपने मेरे ऊपर प्रेशर डाला, इसका मैं क्या करूंगा? विरोध करूंगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रथम नियम। आप लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रथम नियम है कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम वह विराम में ही रहेगी। ठीक है, विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी। और यदि और यदि गति की अवस्था गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी। गति अवस्था में रहेगी। क्लियर? तो सीधी सी बात है कि जिस अवस्था में है वह वस्तु उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। तो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। क्लियर? समझ आ गई बात? अवस्था में रहेगी जब तक कि जब तक कि उस पर
जब तक कि उस पर कोई बाहरी बाहरी यानी एक्सटर्नल, बाहर से कोई कारक, बाहरी बल लगाकर, बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, बस यही है प्रथम नियम। तो आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु हमेशा उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जिस अवस्था में वह है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, अभी मुझे पता है कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जड़त्व वर्ड तो नहीं आया, यहाँ पर आएगा है ना, जड़त्व भी आ रहा है तो लिखिएगा। अब ये लिखने के बाद में नेक्स्ट आप आगे कि सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था में ही रहना चाहती है। समझ में आ गई बात? कोई भी वस्तु जो होगी वह हमेशा अपनी प्रारंभिक अवस्था जो है, जो इनिशियल स्टेज है उसकी, उसी में वह रहना चाहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर याद रखना है कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में अपने आप, वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में अपने आप परिवर्तन नहीं होने, नहीं होने, अपने आप नहीं होने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को जड़त्व यानी इनर्शिया, जड़त्व कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो वस्तु है उसकी प्रारंभिक अवस्था में अपने आप परिवर्तन तो नहीं हो रहा है जब तक बाहरी कारक नहीं आ रहा, तो बाहरी कारक आएगा तभी वह अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रही है। क्यों? क्योंकि हमेशा वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहना चाहती है, लेकिन जब बाहरी प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा तो बेचारी को क्या करना पड़ता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन करना पड़ता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आगे आप लिखिएगा कि इस नियम को, ये पूछा जा सकता है कि प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो इस नियम को जड़त्व, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। इसके अंदर जो बाहरी कारक है तो आप ये कह सकते हैं कि प्रथम नियम एक है ना, प्रथम नियम, प्रथम नियम ने ही बल की परिभाषा दी। तो देखिए, आपने अभी पढ़ा था कि भाई एक बाहरी कारक की वजह से ही उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। तो वह बाहरी कारक क्या होगा, वह बाहरी कारक आपका बल ही होता है। तो इसका मतलब बल की परिभाषा जो है कौन से नियम के द्वारा दी गई, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी ने पूछा हुआ है और राजस्थान के अंदर भी एक दो बार आ चुका है। तो हो सकता है कि आपके भी वापस से आ जाए।
तो प्रथम नियम जो है न्यूटन का, वो किससे संबंधित है? वो बल की गति या बल के परिभाषा या बल से संबंधित नियम है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब इसके बाद में लिखेंगे आगे कि बल क्या होता है। बल की डेफिनेशन लिख लो। तो बल वह बाहरी, फिर इसके बाद एग्जाम्पल, बल वह बाहरी कारक है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसके द्वारा किसी वस्तु किसी वस्तु की किसी वस्तु की विराम विराम यानी रेस्ट पोजीशन, विराम या गति की अवस्था गति की अवस्था में परिवर्तन परिवर्तन किया जाता है। क्लियर? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि बल जो है वो एक ऐसा बाहरी कारक है, ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसकी वजह से अपन किसी भी वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, अब अपन बात करेंगे प्रथम नियम के जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जहां जहां से आज तक क्वेश्चन आया हुआ हो या क्वेश्चन नहीं आया हुआ हो, मैं सभी एग्जांपल्स को एक साथ यहां पर कवर करूंगा। क्लियर? चलिए, तो आगे लिखेंगे इसके उदाहरणों के बारे में, और उदाहरण एक एक मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो हेडिंग डालिएगा उदाहरण। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं उदाहरण के बारे में। तो पहला आप उदाहरण लिखेंगे, मैं अभी इसको समझा भी दूंगा डायग्राम के साथ में शानदार तरीके से, बस आप एक बार लिखिए। चलती हुई चलती हुई गाड़ी चलती हुई गाड़ी के अचानक, अरे अनाचक हो गया है। अचानक, अचानक यानी सडनली, अचानक रुकने पर रुकने पर यात्री आगे की आगे की आगे की और झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, तथा रुकी हुई तथा रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर, अभी केवल लिखो है ना, मुझे पता है कईयों को लग रहा होगा पता नहीं सर क्या लिख रहे हैं अपन, तो है ना, तो भाई रुक जाओ, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहला क्या लिखा है आपने कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तथा रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है? अच्छा सॉरी, ये तो लिख लिया। ये पहला एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नियम है। तो गाड़ी चल रही हो और रुक जाए, या रुकी हुई हो और चल जाए, ऐसा केस जब भी आएगा तो यात्री, देखो रुकी हुई है तो यात्री पीछे जाएगा, चल रही है तो यात्री आगे जाएगा। क्लियर? और इसमें कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। अब ये क्यों होता है, ये बहुत शानदार तरीके से मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, एक बढ़िया सा डायग्राम और फिर एग्जाम्पल देखिएगा।
गाड़ी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो मान लो कि ये कोई गाड़ी है जिसके चार पहिए हैं, लाल ओ चार बंगड़ी वाली बनाता ने गाड़ी लाई तू, है ना, बनी तेरे गाड़ी, वो जो भी सॉन्ग है, वो गाड़ी अपने लेकर आ गए चार बंगड़ी वाली, बढ़िया चार टायर है गाड़ी के। और इधर भाई साहब प्रवीण सर बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को पिकनिक लेकर के जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रवीण सर? आप सभी लोगों को पिकनिक लेकर जा रहे हैं। अब पिकनिक जा रहे हैं तो क्या है कि भाई, पहले अपन मान लेते हैं कि गाड़ी जो है चल रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? एक केस है जब ये चल रही है, चल रही है। तो अब गाड़ी अगर चल रही है और मैंने मान लिया कि आप में से एक यात्री तो यहां बैठा हुआ है, अभी दो ही यात्री बिठा रहा हूं मैं इसमें, है ना, एक यहां बैठा है और एक यहां बैठा है, ठीक है। जब ये गाड़ी चल रही है तो ये दोनों अंदर बैठे हुए यात्री और तीसरा मैं ड्राइवर साथ में ही चलते रहेंगे। क्लियर है? अब देखिए कि हमारे पास में जो ये दोनों बच्चे अंदर बिठा रखे हैं मैंने, जो आप में से किसी को मैंने सेलेक्ट करके बुलाया था कि आप चलो भाई पिकनिक चलते हैं मेरे साथ में। पिकनिक जब लेकर जा रहा हूं तो ये अपनी पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं आराम से। क्या ये सीटें आपको पता ही होगा, रोडवेज बसों में ही लेके जा रहा हूं मैं, है ना, मैं रोडवेज का कंडक्टर हूं, ये मान लो। सीटें ऐसी होती है एकदम, और ये सीट के ऊपर ऐसे बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये गाड़ी अगर ऐसे चल रही है तो बस के साथ में ये सीट भी चल रही है और ये बंदा भी चल रहा है, लेकिन बंदा जो भी है मेरे साथ में उसके पैर जो होंगे, मतलब ये वाला पोर्शन जो मेरे, देखो जितना पोर्शन मेरा दिखाई दे रहा है, इतना इतना पोर्शन का भाग जो नीचे वाला है, वही तो क्या होगा, सीट के साथ में अटैच्ड होगा। लेकिन ये जो कमर वाला भाग, ये पूरा सिर वगैरह, ये तो इसके साथ में कनेक्ट नहीं है बस के साथ में। समझ में आई बात? जब ये कनेक्ट है नहीं और बस चलती जा रही है, बस चलती जा रही है, अब क्या हुआ, बस एकदम से रुक गई। बस क्या हो गया, एकदम से रुक गई। यहां मैंने मार दिए ब्रेक, यानी रुक गई। जैसे ही बस रुकी तो ये जो बस का पूरा स्ट्रक्चर था वो तो रुक गया है, बस का स्ट्रक्चर तो रुक ही गया ना, वो थोड़ी चल रहा था। अब जैसे ही रुकी थी बस का स्ट्रक्चर रुक गया, यानी ये सीट अब रुक गई है। लेकिन इस बंदे का ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला, वो तो रुक जाएगा, पर ये जो ऊपर वाला भाग है जो सीट के साथ में कनेक्ट नहीं था, वह भाग तो क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। और जब चलता रहेगा तो सीधी सी बात है कि बस यहां रुक गई है, लेकिन जब रुकी होगी तो स्पीड तो कुछ तो होगी। मान लो ये 50 की स्पीड से जा रही थी बस, 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये रुकते ही इसकी तो स्पीड हो गई 0, लेकिन भाई साहब तो अभी भी 50 की स्पीड से चल रहे हैं, है ना। इनको थोड़ी पता है कि गाड़ी रुक गई है, ये तो 50 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 50 की स्पीड से जा रहा है, ये रुक गया, तो ये बंदा कहाँ आएगा, झटके के साथ आगे। बंदा कहाँ आएगा, झटके के साथ आगे। बंदा कहाँ आएगा, आगे। जैसे देखो मैं ऐसे खड़ा हूं बढ़िया से, है ना, चुप 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 गाड़ी जा रही है। जैसे ही गाड़ी रुकी तो मेरा जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो रुक जाएगा, लेकिन जो ये ऊपर वाला पोर्शन रहता है, जो मेरे हाथ है, ये सिर है, और ये पोर्शन तो यूं ही मूव करेगा। इसी वजह से मुझे यूं झुकना पड़ता है, एकदम से क्या हो जाता है अपने, एकदम से यूं झुक जाते हैं। समझ में आई बात? वो झुकने का रीजन क्या होता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्योंकि ये बंदा क्या करेगा, चल रहा था, चलने का ये क्या करेगा, विरोध करेगा। गति की अवस्था को ब्रेक मारते ही रुकेगी, तो ये तो विरोध करेगा ना, भाई मेरे को रोको मत, मेरे को तो जाने दो। तो इसको जाने दिया जाता है, तब इसको एक झटका लगता है, फिर ये समझ आता है, ओ ऐसे झटका लगता है ना, फिर को समझ आता है कि नहीं नहीं रुकना पड़ेगा वरना बाहर चला जाऊंगा। तो ये है रीजन, ये है इसका शानदार सा डायग्राम। ये आप चाहो तो बना सकते हो, और मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं, फिर आपके सामने दूसरा डायग्राम पेश करता हूं, ठीक है। ये तो था अपना पहला डायग्राम, जो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। जब बंदे की बस क्या चल रही है, गाड़ी चल रही है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, गाड़ी रोकी हुई है, ये गाड़ी रोकी थी ना अपन ने, देखो रुक गई थी। अब मैं चला दूंगा, झटके के साथ क्या कर दूंगा, गाड़ी चला दूंगा। चलो भैया, तो देख लो, बढ़िया सी बस वापस बनाता हूं मैं। अब बस के अंदर वही ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, प्रवीण सर, और ये इसके चार टायर मान लीजिए, छोटे छोटे बड़े छोटे जैसे भी है।
और ये दो बंदे हैं जिनको अभी एक झटका लग चुका है। अब मैं दूसरा झटका लगाने जा रहा हूं क्योंकि इन्होंने न्यूटन के गति का नियम नहीं पढ़ा था, है ना। तो अब इनको झटका लगेगा दूसरी बार वापस से। देखो अब कब लगेगा। गाड़ी रुकी हुई थी, यहाँ रोकी थी ना अपन ने, अब रुकी हुई को अपन चला रहे हैं। ये रुकी हुई है मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और ये बंदे वगैरह सब, मैं वगैरह सब रुके हुए थे। अब क्या हुआ, गाड़ी चली। क्या हुआ, गाड़ी चली। अब ये जैसे ही बस चली होगी तो बस का पूरा स्ट्रक्चर तो चलने लग गया। यानी कि जो ये बंदा है जो सीट के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है अपने बढ़िया से, अब क्या हुआ है, तो इस बंदे का यही वाला पोर्शन, तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन तो बस के साथ कनेक्ट है, पैर वगैरह तो ये तो चल जाएंगे आगे। लेकिन कौन नहीं चल पाएगा, तो ये जो है बंदा नहीं चल पाएगा। ये क्या करेगा, ये 0 किलोमीटर पर आवर पे रहेगा, अभी भी रुका हुआ था तब गाड़ी। लेकिन ये बस तो अब जो है चलने लग गई है वापस से 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये 50 किलोमीटर से आगे जा रही है, ये अपनी जगह पर रुका हुआ है। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। कहाँ जाएगा, पीछे। जैसे मैं ऐसे खड़ा था, गाड़ी एकदम से चालू होगी तो मैं कैसे जाऊंगा, पीछे, क्योंकि मैं तो जीरो पे था, तो मैं तो पीछे रहना चाहूंगा। लेकिन मेरा जो आगे आधा भाग है वो कहाँ जाएगा, आगे। आधा भाग मेरा पीछे आएगा, आधा भाग आगे जाएगा। इस वजह से क्या होगा, मेरे को एक लगेगा झटका। समझ में आ गई बात। तो ये रीजन है आपके, जब भी आप गाड़ी पर या बाइक पर, जैसे आप बाइक चला रहे होते हो, तो बाइक पे जो चला रहा होता है उसको कुछ नहीं होता, पीछे जो बंदा बैठा होता है उसको झटका फील होता है। जैसे एकदम से गाड़ी चलाते हैं तो वो एकदम यूं हो जाता है, और जब एकदम से अपन रोक देते हैं तो वो यूं आगे सीधा टकराता है। उसका रीजन यही है। तो प्रथम नियम मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और आपको उदाहरण जो है क्लियर कर दिया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब भी अगर समझ नहीं आया है तो भाई डाउट है ना, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा जो भी रहा होगा वो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको और बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, तो आप चूंकि 10वीं पास बच्चे हो, और 10वीं पास बच्चों को भाई वैकेंसी का जो अगर देखें, क्या बोलते हैं उसको यार, क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास है, तो बच्चे को 10वीं पास ही मानूंगा मैं तो। आप हो सकता है कोई ग्रेजुएशन किया हुआ हो, कोई कुछ किया हुआ हो, सब वो आपकी इच्छा के अनुसार है ना। तो ये आपने जो है 10वीं पास बच्चे को इस प्रकार से समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखेंगे अब डायरेक्ट एग्जाम्पल, अब कोई डायग्राम वायग्राम नहीं है, बस ये समझाना था, समझा दिया। अब लिखिएगा आप सेकंड आगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखना, हथौड़े को, ये सब आप अपने घर पे देख सकते हो। हथौड़े को हत्थे, हथौड़े को हत्थे में कसने, कसने के लिए, कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते है। समझ में आ गई बात। तो ये आप एग्जाम्पल जो है अपने घर पर भी देख सकते हो। आपने देखा भी होगा कि आप कई बार क्या होता है कि आप जो है अपने घर पर किसी भी, जैसे देखो मान लीजिए ये रहा, मैं हत्था लेकर ही बैठा हूं आज, ये रहा हत्था, ठीक है, अपने पास में। अब अपन चाहते हैं कि ये जो हत्था है इसके अंदर यहाँ पर हथौड़ी फिट हो जाए, तो अपन क्या करते हैं, इसको पकड़ करके ऐसे 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 करते हैं ना। उससे क्या होता है, जो आपका वो ऑब्जेक्ट है जो इधर मतलब फिट होने वाला है, वो तो अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहेगा। लेकिन इस हत्थे को तो आप हिला रहे हो, तो इस हत्थे को हिलाने से क्या हो जाता है, ये तो मोशन में आ जाता है, लेकिन वो अपनी स्टेट वही रखना चाहता है। उस वजह से फिर वो कसता जाता है और ये ऊपर आता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको हटा जाता, मतलब एकदम कस दिया जाता है। आगे लिखेंगे तीसरा एग्जाम्पल। तो अब कोई अगर ऐसा घर पे करता हुआ दिखे कुल्हाड़ी वगैरह को टाइट करते हुए, तो आप समझ जाना कि वो न्यूटन के प्रथम नियम का उपयोग कर रहे हैं, उनको पता है न्यूटन का प्रथम नियम। गोली मारने, गोली मारने से
कांच, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, गोल छेद हो जाता है। परंतु परंतु पत्थर मारने पर पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर जो है आपने मूवी वगैरह में देखा हो तो कांच जो होता है उसमें एकदम से गोली जब निकलती है तो गोली केवल और केवल कांच को क्या करती है, छोटा सा छेद करती है। ठीक है। वहीं पर अगर आपने क्या करा, पत्थर मार दिया या क्रिकेट खेलते हुए बॉल मार दी, जैसे तारक मेहता के अंदर होता है, देखा है ना आपने, क्या होता है, सीधा टप्पू दैट्स सिक्स। किसका, किसकी खिड़की का कांच तोड़ता है आपको पता ही है। तो उसके खिड़की का कांच क्यों टूटता है, क्योंकि वहां पर जो बॉल है वो क्या करती है, जाकर के टकराती है। अब वो कांच है वो क्या करेगी, विरोध करेगी उसके मोशन का, तो वो जो है उसे टकराने की वजह से वो कांच पूरा टूट जाता है। वहीं पर जब गोली जो होती है वो गोली आगे से थोड़ी सी तिकोनी रहती है, तिकोनी होने के कारण वो उससे टकराती है और अंदर चली जाती है। स्पीड इतनी फास्ट होती है कि उसको जो है कांच एकदम से अंदर से बस चीर करके निकल जाती है, क्योंकि वो वहां पर रुकती नहीं है, वो गति के मोशन में, वो मोशन में है, गति की अवस्था में होती है गोली, इसलिए फास्टली उसमें से क्रॉस करके निकल जाती है। वहीं पर जो आपके पत्थर है वो तो जाकर क्या होगा, टकराएगा, और उसका शेप भी एक जो है अलग टाइप का होने की वजह से वो टकराने पर कांच को तोड़ देता है, तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है। चलो आगे एक और बढ़िया एग्जांपल जो अभी हो रहा होगा आपके घर पे, दिवाली की सफाई चल रही है और दीपावली की सफाई में कंबल को साफ किया ही जाता है, और अब सर्दी भी आ रही है तो कंबल को बाहर निकाला जा रहा है, तो धोया भी जा रहा होगा। तो लकड़ी से कंबल को पीटा जाता है, घर पे देखा होता है ना, ऐसे धमाधम 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 धमाधम, और पूना उठता है, कितनी मिट्टी उड़ती रहती है, अपन कहते हैं पढ़ने दो रे मेरे को, है। तो वो जो पूरा एकदम से उस कंबल में से कचरा बाहर उड़ता है, वो क्यों उड़ पाता है, तो वहां पर भी न्यूटन के गति का प्रथम नियम लगता है। कैसे, क्या होता है कि जो कंबल है उस कंबल को पीटने पर जैसे ही डंडा कंबल पर पड़ेगा तो कंबल तो एकदम से नीचे दब जाती है, लेकिन कंबल के अंदर के जो कण थे वो तो अपनी अवस्था पर ही रहते हैं, तो कण तो ऊपर रह गए। कंबल देखो ऐसे आप समझ सकते हो, ये मेरे हाथ है और ये पूरी कंबल ऐसे बनी हुई है, कंबल के जैसे ही इस वाले पोर्शन पे उड़ेगा तो क्या होगा, कंबल का कपड़ा तो नीचे जाएगा, लेकिन कण जो थे इसके बीच वाले वो कण वहीं पर रह जाते हैं, और इस प्रकार से फिर वो कण उस कंबल से दूर होते जाते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल आप फल वगैरह में भी देख सकते हो। पेड़ की टहनी जैसे हिलाई जाती है तो क्या होता है कि पेड़ तो हिल जाता है पूरा, उसकी तने वगैरह तो हिलने लग जाते हैं, शाखाएं हिलने लग जाती है, लेकिन जो फल होते हैं उनसे जो पके हुए वो फल अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं, और वह उस गति का विरोध करने के कारण अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाते उसी टाइम पर, तो वो फल फिर पके हुए होने के कारण नीचे गिर जाते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। चलो तो अब आप जो है जल्दी जल्दी सभी एग्जाम्पल लिख लो। ये चौथा आप लिखेंगे, कंबल को डंडे से पीटने पर, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण, धूल के कण जड़कर गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक। इसके बाद में पांचवा आप लिखेंगे, पेड़ की टहनियों, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूट कर
टूटकर नीचे, ये भाई नीचे की जगह कुछ और ही लग रहा है, नीचे नीचे गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये था न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको उदाहरण समेत और काफी अच्छे तरीके से मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं और आपको ये चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो अब ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम आपको एग्जाम्पल समेत समझ में आ गया होगा। द्वितीय नियम और तृतीय नियम के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।